अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। चुनाव प्रचार जैसे जैसे तेज होता जा रहा है वैसे वैसे एक दूसरे पर निजी आक्षेप होने लगे हैं। नेतागण हाथी, कंस, धृतराष्ट्र, पूतना जैसी उपाधियां एक दूसरे को दे रहे हैं। असम की बात करें तो यहां सोमवार को हाई प्रोफाइल चुनाव प्रचार हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को एक चुनावी रैली में कहा कि भाजपा ने बीते 5 वर्षों के दौरान असम में शांति और विकास सुनिश्चित किया है। असम में सोमवार को अपनी 3 चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया कि 5 साल पहले जब कांग्रेस राज्य की सत्ता में थी तब आंदोलन, हिंसा, बम विस्फोट, लोगों की मौत होना और कर्फ्यू लगना आम बात थी। अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद का नंगा नाच चारों ओर चल रहा था। उन्होंने कहा कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम की अस्मिता की रक्षा की बात करते हैं, लेकिन आज मैं उनसे सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं कि क्या कांग्रेस एआईयूडीएफ प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को अपनी गोदी में बैठाकर यह कर पाएगी? असम का इतना विकास किया, सर्बानंद हेमंत शर्मा ने असम को आंदोलन मुक्त बनाया, आतंकवाद मुक्त बनाया, सभी जनजातियों को जोड़ने का काम किया, सबकी संस्कृति की रक्षा करने का काम किया, सबके साहित्य की रक्षा करने का काम किया। और दूसरी ओर कांग्रेस अजमल के साथ आ रही है, अजमल के साथ। ये कांग्रेस पार्टी अपनी गोदी में बदरुद्दीन अजमल को बिठाकर आई है। मुझे बताओ भैया, भगवान न करे इनके हाथ में सत्ता रह गई तो ये पूरी घुसपैठ बेरोक टोक चलेगी। मुझे बताओ, जुनाई वाले बताए जरा, आप घुसपैठिए चाहते हो क्या? जोर से बोलो, चाहते हो क्या? आसाम में घुसपैठ रुकनी चाहिए या नहीं रुकनी चाहिए? आसाम से घुसपैठी को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? ये राहुल गांधी आए थे। मैं आज यहां से राहुल गांधी को सार्वजनिक रूप से पूछना चाहता हूं, एक और आप आसाम की अस्मिता की बात करते हैं और दूसरी ओर ये आधुनिक काला पहाड़ जानते हो ना? ये आधुनिक काला पहाड़ बदरुद्दीन अजमल को लेकर चलते हो। कैसे आसाम की अस्मिता की रक्षा करोगे भाई, बताओ तो। बदरुद्दीन अजमल अगर सत्ता में आया तो घुसपैठ रुक सकती है भाई? रुक सकती है क्या? रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? क्या फिर से हम घुसपैठ का फ्लो चालू कराना चाहते हैं? ये कांग्रेस पार्टियों को शर्मानी चाहिए बदरुद्दीन अजमल के साथ आते हुए। उधर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर अवसरवाद की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सोमवार को कहा कि यदि विपक्षी दल सत्ता में आया तो असम में अंधेरे दिन शुरू हो जाएंगे। नड्डा ने डिब्रूगढ़ जिले के तिनखोंग में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा असम की जनता की रक्षा व सेवा में सदैव आगे रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस का एकमात्र लक्ष्य अवसरवाद की राजनीति करना है। वह केरल में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर माकपा के खिलाफ चुनाव लड़ रही है और पश्चिम बंगाल तथा असम में उससे हाथ मिला लिया है। भाजपा नेता ने कहा कि हाथी की तरह कांग्रेस के दांत भी खाने के कुछ और तथा दिखाने के कुछ और हैं। अभी अभी एक नेता कांग्रेस पार्टी के जब आए तो उन्होंने यहां पर एक अपनी तस्वीर के साथ वो चाय के बागान दिखाने की कोशिश की। वो चाय का बागान भारत का नहीं था, वो ताइवान का था। वो चाय का बागान यहां का नहीं था, श्रीलंका का था। यानी जिन लोगों की सोच में भारत की मिट्टी नहीं है वो क्या विकास करेंगे, इस बात को हमको समझना चाहिए। मैंने कभी चाय के बागान में जाकर के चाय की पत्तियां नहीं तोड़ी हैं, लेकिन इतना मेरे को ज्ञान है कि अप्रैल के बाद से ही पत्तियां तोड़ी जाती हैं। मार्च महीने में फोटो खिंचाने के लिए क्यों गए थे? ये क्या है? ये किस तरीके की राजनीति है? मित्रों, असम की जनता बहुत जागरूक है। असम की जनता जानती है कि कौन यहां फोटो खिंचाने आता है और कौन यहां सेवा करने के लिए आता है, इस बात को जानती है। दूसरी ओर
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने असम में सत्तारूढ़ भाजपा पर आरोप लगाया कि वह माफिया की तरह काम कर रही है और सिंडिकेट चला रही है। कांग्रेस महासचिव ने एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में भगवा पार्टी के दो गुट हैं, दोनों ने ही लोगों के साथ विश्वासघात किया है। कांग्रेस नेता ने असम के भाजपा नेतृत्व की तुलना महाकाव्य महाभारत के पात्र धृतराष्ट्र और शकुनी से की। हालांकि उन्होंने भगवा पार्टी के उस नेता का नाम नहीं लिया। 5 सालों से आपने भाजपा की सरकार देखी है। आपको क्या बताया गया था कि आपको एक असमिया मुख्यमंत्री दिया जाएगा और वो मुख्यमंत्री मजबूत बनेगा, असम की सरकार असम से ही चलेगी। क्या हुआ? 2 मुख्यमंत्री मिल गए आपको, और वो दोनों मुख्यमंत्री असम से नहीं चला रहे हैं, दिल्ली से चलाते हैं आपकी सरकार। दिल्ली जो रिमोट कंट्रोल से कहती है वही होता है असम में। दिल्ली का परमिशन नहीं है तो असम में गाड़ी नहीं चलेगी। तो पहले असमिया मुख्यमंत्री उन्होंने कहा, अब उसी असमिया मुख्यमंत्री को उन्होंने दुर्बल बना दिया है, कमजोर बना दिया है। जब तक दिल्ली से इजाजत नहीं है वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते। सिंडिकेट चल रही है, उनकी पार्टी में हर तरफ से सिंडिकेट चल रहे हैं, और मुख्यमंत्री कमजोर है, पार्टी कमजोर हो गई है असम में। अब क्या कह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी ने कल बोला हम आपको 2 इंजन की सरकार देंगे। पहले 2 मुख्यमंत्री दिए, अब 2 इंजन की सरकार देना चाहते हैं। अब मैं क्या कहूं, असम का क्या होगा? कौन से ईंधन से कौन सा इंजन चलेगा? कौन सा इंजन दिल्ली से बंद होगा, कौन सा दिल्ली से शुरू होगा, कुछ नहीं मालूम। बड़ी बड़ी बातें हैं। अगर 2 इंजन देने थे तो 5 साल पहले क्यों नहीं दिए? अगर रोजगार देने थे तो 5 सालों से क्यों नहीं दिए हैं? अगर महंगाई कम करनी थी तो 5 साल का समय था आपके पास, महंगाई कम करते। आपको चाय के बागानों के श्रमिकों को ज्यादा वेतन देना था तो दे देना चाहिए था। किसने रोका था? सरकार आपकी थी, आप चला रहे थे। असम से नहीं चल रही थी तो दिल्ली से मोदी जी चला रहे होंगे, उनके गृह मंत्री जी चला रहे थे। तो क्या उनके पास समय नहीं था कि यहाँ के श्रमिकों का वेतन बढ़ाएं? यहाँ बाढ़ आ रही है, आपकी समर्थन के लिए, आपकी मदद के लिए कुछ करें। 5 साल बीत गए, चुनाव आ गया, अब कह रहे हैं कि हम बढ़ा देंगे वेतन, हम महंगाई कम कर देंगे, हम गैस सिलेंडर का खर्चा कम कर लेंगे, हम घर का खर्चा कर लेंगे। क्या बातें हैं ये तो जनता को बेवकूफ करने वाली बातें हैं। लेकिन जनता बेवकूफ नहीं है, जनता में बहुत ज्यादा विवेक है। उधर केरल चुनाव की बात करें तो केरल उच्च न्यायालय ने सोमवार को भाजपा एनडीए के 3 उम्मीदवारों की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जो विधानसभा चुनाव में उनके नामांकन को रद्द किए जाने को चुनौती देने के लिए दायर की गई थी। न्यायमूर्ति एन नागरेश ने निर्वाचन आयोग के मत को स्वीकार किया कि एक बार चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद अदालत हस्तक्षेप नहीं कर सकती। भाजपा के एन हरिदास और निवेदिता सुब्रमण्यम तथा सहयोगी दल अन्ना द्रमुक के उम्मीदवार आर.एम. धनलक्ष्मी ने अपना नामांकन रद्द होने के बाद रविवार को अदालत का दरवाजा खटखटाया था। उनके नामांकन पत्र अधूरे होने के कारण नामांकन रद्द कर दिए गए थे। हरिदास ने थालासेरी, कन्नूर और निवेदिता ने गुरुवायूर, त्रिशूर से पर्चा दाखिल किया था और अन्ना द्रमुक की धनलक्ष्मी ने इडुक्की जिले की देवीकुलम से नामांकन भरा था। उधर केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले वामपंथी सरकार पर हमला करते हुए केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा ने सोमवार को आरोप लगाया कि दक्षिणी राज्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन गया है। तिरुवनंतपुरम में एक प्रेस वार्ता में गौड़ा ने कहा कि अगर केरल में भाजपा की सरकार आई तो विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन पर उत्तर प्रदेश जैसा कानून बनाया गया है, वैसा ही कानून केरल में भी पारित किया जाएगा। प्रचार के लिए आए केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में मंदिरों का प्रबंधन करने वाले देव सोम बोर्डों को खत्म कर दिया जाएगा और इसका प्रभार श्रद्धालुओं को दिया जाएगा। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री ने आरोप लगाया कि केरल राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। सोना तस्करी मामले में मंत्री केटी जलील से पूछताछ की गई, यह शर्मनाक है। वह कैबिनेट मंत्री हैं। पार्टी के पूर्व प्रमुख कोदियारी का बेटा गिरफ्तार है। यहां कोई विकास नहीं हुआ है, ऐसा
सदानंद गौड़ा ने कहा। उन्होंने कहा कि देव स्वयं बोर्ड माकपा की गतिविधियों का केंद्र बन गए हैं और राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। सदानंद गौड़ा ने कहा, विवाह के लिए जबरन धर्म परिवर्तन के कई मामले हैं। यह मुद्दा पूरे समाज को नुकसान पहुंचाता है, इससे प्रभावित परिवारों को सहन करना पड़ता है, लेकिन जब केरल जैसी सरकारें इसे बढ़ावा देंगी तो ऐसे लोगों को मजबूती मिलती है। ईसाई समुदाय इससे काफ़ी प्रभावित है। हम इस पर कानून बनाना चाहते हैं। अगर हम सत्ता में आए तो इस पर जैसा कानून उत्तर प्रदेश में बनाया गया है वैसा कानून केरल में बनाया जाएगा। उधर केरल में नेताओं की फिसलती जुबान की बात करें तो भाजपा नेता शोभा सुरेंद्रन ने विधानसभा चुनाव में अपने प्रतिद्वंद्वी और देव स्वयं मंत्री कडाकम्पल्ली सुरेंद्रन पर सबरीमाला मुद्दे को लेकर हमला करते हुए उनकी तुलना पूतना नाम की राक्षसी से की है। कथाकुतम विधानसभा क्षेत्र में शनिवार रात एक चुनावी बैठक के दौरान शोभा ने मंत्री पर हमला बोलते हुए कहा कि वह पूतना की तरह अयप्पा श्रद्धालुओं को नुकसान पहुंचाने आए हैं, लेकिन ये श्रद्धालु चुनाव में कृष्ण बन जाएंगे और चुनाव में उनकी हार तय करेंगे। पौराणिक हिंदू आख्यान के अनुसार पूतना ने एक सुंदर युवती का वेश धारण कर कृष्ण को जहर का स्तनपान कराने की कोशिश की थी, लेकिन बाल कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। भाजपा नेता ने कहा कि सबरीमला के मुद्दे पर मंत्री का दुख प्रकट करना सिर्फ चुनावी नाटक है। हालांकि उनकी इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए सुरेंद्र ने कहा कि वह श्रमिक वर्ग की संस्कृति में पले बढ़े हैं और महिलाओं का हमेशा सम्मान करेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में मतदाता ही निर्णय करेंगे। आइए आपको लिए चलते हैं तमिलनाडु और दिखाते हैं मदुरै से चुनाव लड़ रहे एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति मतदाताओं से क्या वादे कर रहे हैं। This time I am taking all the things. Definitely I will be doing my best of level to the people, public people. Even I am going to take as a role model city of Madurai South Zone. Really, after seeing if I am winning, definitely that time you have to realize really what the people, what mistake we was already done. Definitely these people already came in, definitely we will be safe in the position. Definitely I hope, I assure you, definitely this time you have to give a one chance for us, transgender. I am BA Economics, MA Sociology, Diploma in Computer Engineering. Apart from this, I got a doctorate in Sociology.